Hi and welcome to lesson number 4 of section number 6। इस बेसिकली लेसन में मैं आपको प्रोजेक्ट चार्टर के हवाले से बताऊंगा और प्रोजेक्ट चार्टर के कंटेंट्स जो हैं उसको डिस्कस करूंगा। देखिए जनरली जब हम प्रोजेक्ट चार्टर की बात करते हैं तो मैं एक मेरा फेवरेट जो है कोट वो ये है कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर है। ठीक है, अक्सर लोग प्रोजेक्ट चार्टर को बड़ा डिटेल में बनाते हैं, बल्कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अभी एक बैंक के साथ, तो वहाँ पर एक ईआरपी वन ऑफ द लीडिंग ईआरपी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो आए तो उन्होंने प्रोजेक्ट चार्टर दिया एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो प्रोजेक्ट चार्टर 45 पेज का था। और मैंने कहा भाई प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 और 2 पेजेस। और बेसिकली चार्टर का मकसद क्या है? आपको अथॉरिटी देना, आपके प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करना और आपके बारे में बताना। इट्स नॉट अबाउट प्रोजेक्ट। तो जनरली ये चीज़ हम क्लियर कर लें कि प्रोजेक्ट चार्टर कोई प्रोजेक्ट प्लान नहीं है। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? आपका एक मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है जो स्पॉन्सर लिख रहा है, पीएमओ डायरेक्टर लिख रहा है, सीईओ लिख रहा है, डिपार्टमेंट हेड लिख रहा है। तो आप समझते सकते हैं कि ये 45 पेज का डॉक्यूमेंट या 50 पेज का डॉक्यूमेंट तो लिखने वाले नहीं है वो, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम प्रोजेक्ट चार्टर की बात करें तो एक पीएमबॉक 2008 में ये लिखा हुआ था कि जनाब ऐसा हो सकता है कि स्पॉन्सर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो कहे कि भाई आप को मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए, अब एक काम करें चार्टर लिख के लिए आए मेरी तरफ से। जैसे अक्सर हम जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी अपने टीचर का रेफरेंस लेटर लेके आएँ। तो जिन टीचर्स को हम 4 साल तक नहीं पूछते उनके बाद आते हैं, कहते हैं सर ज़रा हमें हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट या रेफरेंस लेटर लिख दें। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जाके यार लिख के ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। तो हमको लिखते हैं कि जी इन्होंने ऐसे किया। तो इसी तरह अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर बेचारे को ही कहा जाता है कि चार्टर लिख के ले आओ, हम साइन कर देंगे। ऑल तो चार्टर लिखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर चार्टर लिखना किसकी जिम्मेदारी है? चार्टर लिखना जिम्मेदारी है स्पॉन्सर की, पीएमओ डायरेक्टर की, पोर्टफोलियो मैनेजर की, सीईओ की, जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइज कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर हम जनरली प्रोजेक्ट चार्टर के हवाले से बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट चार्टर में पीएमआई ने पीएमबॉक में काफ़ी सारे जो है ना उसके हेडिंग्स दिए हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि यार इतनी सारी ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जो पीएमआई ने दी है उसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि यार इसको कब यूज़ करें और कब यूज़ ना करें। सबसे पहली अगर हम हेडिंग देखते हैं तो वो हमारे पास है प्रोजेक्ट पर्पस और जस्टिफिकेशन। आई वुड से कि आप इसको प्रोजेक्ट पर्पस और जस्टिफिकेशन भी कह सकते हैं या प्रोजेक्ट की बिजनेस नीड भी कह सकते हैं। यहाँ पूरी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि जी ऑर्गेनाइजेशनल नीड है या मार्केट डिमांड है सॉरी मार्केट डिमांड है, या बेसिकली अगर हम देखेंगे जनाब तो आप प्रोजेक्ट पर्पस और जस्टिफिकेशन में उसको लिखते हैं। दूसरा जो आपके पास इसके कंटेंट पीएमआई ने अपने पीएमबॉक में डिफाइन किया है वो है मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया। ये इट्स गुड कि आप मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। जैसे फर्स्ट करें इस जो हम पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, इसका मेजरेबल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑनलाइन कोर्स एक्सेसिबिलिटी। देन आपके पास क्या है? आपके पास कि जनाब आपके रिकैप कर सकते हैं, एयूसी की ब्रांडिंग है, ठीक है। फिर मार्केट डिमांड है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट डिमांड जो है उसको तो मैं ले जाऊंगा प्रोजेक्ट के पर्पस और जस्टिफिकेशन में, लेकिन जो है हम बाकी चीज़ों को जो कि इसका मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि रीच हमारे पास हो जाए या जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग हैं वो इसको देख लें, उसके हवाले से जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा जो इसमें कंटेंट है वो है हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या? अब मैं समझता हूँ कि यार हाई लेवल रिक्वायरमेंट को साइड पे करें। अब आप मेजरेबल ऑब्जेक्टिव भी लिखें, फिर हाई लेवल रिक्वायरमेंट भी लिखें, यू डोंट नीड टू गो फॉर इट। देन आपके पास है अजम्पशन एंड कॉन्स्ट्रेंट। प्लीज़ अजम्पशन एंड कॉन्स्ट्रेंट को मैंशन करें। अजम्पशंस अगर मैं अलग से डिफाइन करूं तो अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस वो हैं जो रियल हैं, जो सर्टेन हैं, जो ट्रू हैं, जिनकी बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोर्स आपको पूरा जो है पीएमपी पास कराएगा। जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं कि इस कोर्स की वजह से आपके 35 पीडीयूज़ जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जनाब इस कोर्स को करने के बाद जो आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प हो जाएगी। तो ये वो क्या है? आपके अजम्पशंस हैं। और जाहिर है सारे अजम्पशन एक साथ नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं अजम्पशंस जो हैं वो प्रोग्रेसिवली एलेबरेट भी होते हैं। फिर हमारे पास जो अजम्पशन के साथ ही दूसरा पार्ट है वो है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट क्या है? जो आपके ऑप्शंस को लिमिट कर दे। ऑप्शंस क्या के बाद लेट्स सपोज आप कहते हैं मुझे ये प्रोजेक्ट 6 महीने में करना है, प्रोजेक्ट $1 मिलियन में करना है, प्रोजेक्ट जो है मुझे इन्हीं रिसोर्सेज के साथ काम करना है। तो ये क्या आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें, हमने कहा कि जनाब हमने ये जब बताया जी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर लिखा हुआ है कि जी आप हाई लेवल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें और उसकी बाउंड्रीज़ की बात करें। अगेन जब मैंने मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए हैं, उसके साथ उसका सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, तो मैं कहता हूँ आप इतना डिटेल में जाएं मत। फिर आपके पास है हाई लेवल रिस्क। यस,
यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं तो क्या रिस्क हैं आपके पास। जब आप प्रोजेक्ट से फर्स्ट करें, हम एक प्रोजेक्ट कोर्स कर रहे हैं तो एक बड़ा रिस्क ये है कि हमारी जो ऑडियंस जो सिर्फ इंग्लिश सुने जाती है वो इसमें हो जाएगी। दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि ये जो कोर्स है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो डिस्कशन करता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी जो है वो रियल वाक़यात सुना रहा हूँ, कोई डिस्कशंस कर रहा हूँ। तो पीपल में से कि यार ये बड़ा ही अनफॉर्मल सा कोर्स है, बट मे बी समबडी विल से कि यार नहीं अनफॉर्मल, मतलब आई वुड से कि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बड़ा ही इंगेजिंग वे में कर रहा हूँ। तो हो सकता है कोई इसको कह के नहीं बड़ा इंगेजिंग है, हमने जो है वो उसको रियल लाइफ की तरह फील किया, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं जनाब ये तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल ही नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द हाई लेवल रिस्क। फिर हम कहते हैं समरी माइलस्टोन स्केड्यूल डालते हैं। अगेन अगर प्रोजेक्ट आप समझें कि किसी डिसीजन से आया, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जनाब एज AUC बैंक CEO मैंने डिसीजन ले लिया था, या फर्स्ट करें प्रोजेक्ट जो है वो अभी बिजनेस केस से नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास समरी माइलस्टोन स्केड्यूल नहीं है। तो इस वक्त आप समरी माइलस्टोन स्केड्यूल को जो है वो निकाल दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त उसको रखें। समरी माइलस्टोन स्केड्यूल उस वक्त हेल्पफुल हो सकता है जब आपके पास प्रोजेक्ट किसी बिजनेस केस से आया है या प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में आया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और उस पर भी मैं कहता हूँ कि यार आप प्रोजेक्ट चार्टर में लिख दें रेफरेंस के तौर पर कि रेफर बिजनेस केस या रेफर जो है वो कर लें। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो आप हाई लेवल पे इसमें डिफाइन करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर आपके पास है समरी बजट। समरी बजट, यस, अगर आपको प्रोजेक्ट में पहले से बजट पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं कि हमारा। फिर आप कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा वो है स्टेक होल्डर लिस्ट। स्टेक होल्डर लिस्ट क्या है हमारे पास कि हम जो भी प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। आई वुड से ये हाई लेवल स्टेक होल्डर्स हैं, एंड अगेन आई वुड से मे बी यू विल डिसएग्री विद मी कि ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे मैंने साइन कराना है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं इसमें जो है वो आपकी क्या रोल होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोजेक्ट चार्टर के टाइम पे टीम नहीं आती है, बहुत ही रेयर केस होता है जब कोई प्री असाइन टीम होती है तो बात होती है, अदरवाइज जो है वो चार्टर में प्रोजेक्ट टीम नहीं आती। तो यहाँ वो स्टेक होल्डर हैं जो हाई लेवल स्टेक होल्डर हैं, ये वो स्टेक होल्डर हैं जो प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकर हैं, तो हम उसकी जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर लिस्ट के बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट। अक्सर हम सबका नाम लिख के सबसे अप्रूवल ले लेते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की, या किस किस से हमने साइन करवाना है या किस से हमने जो है उसका एग्रीमेंट लेना है, तो वो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। देन असाइंड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अथॉरिटी। आई वुड से कि असाइंड प्रोजेक्ट मैनेजर और अथॉरिटी को आप सबसे टॉप पे ले जाएं। एक टेम्पलेट भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो असाइंड प्रोजेक्ट मैनेजर और अथॉरिटी, अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो तो आप लिख दीजिएगा, अगर आप नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ अथॉरिटी को निकाल दीजिएगा कि आप किसी को यूँ तो नहीं बोलेंगे जी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर रखा है इसकी औकात कोई नहीं तो आपने जो है बेसिकली असाइंड प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में डिफाइन करना है। देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नेम एंड अथॉरिटी ऑफ अ स्पॉन्सर। जनाब जितना ज़रूरी प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई करना है उतना ही ज़रूरी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर को भी आइडेंटिफाई करना है। तो आई वुड रिकमेंड कि प्रोजेक्ट चार्टर में ही आप स्पॉन्सर का नाम लिखें और उसके बारे में डिफाइन करते हैं और उससे जो है वो की साइन ऑफ ले लें ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इन अ नटशेल हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट की जो गो हेड मिलता है प्रोजेक्ट मैनेजर को वो चार्टर से मिलता है। चार्टर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर है। चार्टर जो है वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है आपका, ठीक है, इट मस्ट बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। प्रोजेक्ट चार्टर को लिखने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर की है, PMO डायरेक्टर की है, CEO की है, पोर्टफोलियो मैनेजर की है, डिपार्टमेंट हेड की है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जनरली हम PMO, अगर हम प्रोजेक्ट चार्टर की बात करें तो मिनिमम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट का टाइटल डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट का बजट डिफाइन करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम और उसका ईमेल एड्रेस या अथॉरिटी लेवल डिफाइन कर देंगे। फिर मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देंगे। फिर आपसे मैं कहता हूँ कि जनाब प्रोजेक्ट के अजम्पशंस एंड कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दें। फिर आप इसमें जो है थोड़ा सा डिफाइन कर दें उसके प्रोजेक्ट की सक्सेस क्राइटेरिया और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। आई वुड से मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स को अजम्पशन एंड कॉन्स्टेंट से पहले डिफाइन कर दें। फिर आप जो है उसके रिस्क आइडेंटिफाई कर लें। फिर जो आपके पास दोबारा मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूँ, मैं पिछला हटा रहा हूँ, तो इसमें जो है बेसिकली हम उसके स्टेक होल्डर्स की लिस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टेक होल्डर्स की लिस्ट के साथ हम उनके कमेंट्स ले लेंगे, स्पॉन्सर के बारे में बता देंगे या स्पॉन्सर का नाम लिख देंगे और साथ साथ जो हम उसके ओवरऑल साइन ऑफ ले लेंगे। तो दिस इज हाउ द ओवरऑल चार्टर शुड बी एंड हम इसको कैसे जो है वो अपने प्रोजेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा इनपुट है जो मैंने डिफाइन किया है, आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको PMI के भी कंटेंट समझा दिए हैं, मैंने आपको अपने कंटेंट्स भी समझा दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको फर्दर चाहें तो कस्टमाइज़ कर लें। PMI आपको बाउंड नहीं करता कि यही होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि चार्टर होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट इनिशिएशन का कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई ईमेल है, कोई फॉर्मल पेज है, तो प्लीज़ पहले फेज़ में चार्टर का नाम मत चेंज करना, उसको वही कहो जो कंपनी सुनना चाहती है, कंटेंट जो है आप उसके अलाइन कर दीजिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर कि कौन क्या है प्रोजेक्ट चार्टर, इसका मकसद क्या है, इसको कौन लिखता है और इसके कंटेंट्स क्या हैं।
सो इंशाल्लाह अब हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे तो मैं आपसे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात करूँगा। थैंक यू।